गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम थोड़ा सा बात करेंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की तरफ, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये होता है इन्वेस्टिंग में आप किस तरीके से अपने स्टॉक को ऐड करते हो अपने कॉन कॉल के बाद, या जो नंबर्स आते हैं लेटेस्ट क्वार्टरली नंबर्स आते हैं उसके बाद किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को ऐड करते हैं। अगर कोई स्टॉक जो है वो आपके पोर्टफोलियो में अच्छा नहीं कर रहा है और उसके रिजल्ट ख़राब आ रहा है या मार्जिन में डिप्रिसिएशन हो रहा है, वो किस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो से उसको निकाल देते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि रिजिड मेंटालिटी से अगर अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी की तरफ आप ले जाते हो तो बहुत ही बड़ा नुकसान आपको उठाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैं बात देता हूँ कि टीवी के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे स्टॉक्स की बात होती रहती है, लेकिन अगर एक स्टॉक आप खरीद लेते हो और उसी के ऊपर अगर मान लो कि आप 2 साल बैठे रहते हो, ना कि उसके ऊपर कोई चीज़ पढ़े हुए, ना उसके कॉन कॉल को एनालिसिस करते हुए या उसके कॉम्पिटिटर लैंडस्केप को एनालिसिस करते हुए, तो आपको बहुत बड़ी एक डिफ़िकल्टी आने वाली है अपने स्टॉक इन्वेस्टिंग के जर्नी में। तो मैं कुछ एग्जाम्पल के साथ इस चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि स्टॉक मार्केट में इंपॉर्टेंट ये होता है कि इन्फॉर्मेशन के फ्लो के साथ अपने पोर्टफोलियो के अलोकेशंस को आपको चेंज करना होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पोर्टफोलियो में एक सबसे बड़ा स्टॉक है, उसका नाम है टाइमेक्स। टाइमेक्स का आप स्टॉक देखोगे तो एक घड़ियाँ, मतलब लग्जरी टू मीडियम सेगमेंट की घड़ियाँ बेचने का काम इंडिया में करता है। हिमाचल प्रदेश में उसकी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी है। और उस स्टॉक का अगर आप देखोगे कि किस तरीके से उसकी अर्निंग्स आती है, 25-40% से उसकी ग्रोथ आती है। जैसे जैसे उसके नंबर्स आते हैं, अगर नंबर्स अच्छे मुझे नज़र आते हैं तो मैं ऑल टाइम हाई के ऊपर भी अगर स्टॉक है तो मैं उसमें उसकी एडिशन करता हूँ। उसका रीज़न ही वही होता है। बहुत सारे लोग उसका उल्टा करते हैं कि अगर कोई स्टॉक 25% फ्रॉम द टॉप है या उसका स्टॉक जो नीचे है 50% डाउन है, तो उसमें वैल्यू इन्वेस्टिंग करते रहते हैं। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के गेम से आप बहुत बड़ा पैसा नहीं कमा पाओगे अनलेस एंड अनटिल कि वहाँ पर से वैल्यू टर्न अराउंड हो रही है और आपको लग रहा है कि उस स्टॉक में टर्न अराउंड स्टोरी है। तो टाइमिक्स का स्टॉक जब मैंने लिया था, अराउंड 200 के लेवल के ऊपर स्टॉक था 2025 में, तो अराउंड वहाँ से स्टॉक ने भी 30% कैगर से अपने रेवेन्यूज़ को ग्रो किया है। Q3 में थोड़े से डिप आई थी, उसके ऊपर मैं आऊँगा टाइमिक्स के स्टॉक के ऊपर। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर कोई कंपनी आपके पोर्टफोलियो में अच्छी कर रही है, अच्छे रेवेन्यूज़ के नंबर्स ला रही है, अगर आपका जो स्टॉक है वो ऊपर की तरफ है, आपका पोर्टफोलियो का स्टॉक ऊपर की तरफ है, तो आपको उसको ऊपर की तरफ बाय करना है। कोई भी स्टॉक अगर आप नीचे जा रहा है और उसमें आप एडिशन कर रहे हो तो ये गलत बात है। इसको आप बहुत अच्छी तरीके से समझो, क्योंकि अगर कोई स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है तो उसके कोई रीजंस होंगे, उसके नंबर्स खराब आए होंगे या उसके मार्जिन्स खराब आए होंगे या उसका जो आने वाला अर्निंग विजिबिलिटी है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स होंगे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आईटी स्टॉक की। अगर आपने टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो को इस सारे ड्रॉडाउन में अगर ऐड किया है, आपने देखा होगा कि इंडिया के पूरे सेक्टर्स में आईटी के जो स्टॉक है वो सबसे अच्छे पीई के ऊपर अवेलेबल है, मतलब उसका पीई रेशो कम है। लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर मुझे ऐसा लगता है कि अगले आने वाले समय में वहाँ पर ग्रोथ के क्वेश्चन मार्क है। अगर एंथ्रोपिक, ओपन एआई, ये सारी कंपनियां अच्छी करती है, एआई का बोलबाला रहता है, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर दिस कंपनीज टू सस्टेन देयर बिजनेस मॉडल। तो कोई कंपनी अगर चीप है तो उसका मतलब है वो किसी रीज़न की वजह से चीप है। कोई कंपनी महंगी है तो उसका रीज़न है वो महंगी है। अगर यूएस में बात करो तो पैलेंटियर का स्टॉक अभी भी बहुत महंगा है। वो महंगा इसीलिए है क्योंकि वहाँ पर अर्निंग विजिबिलिटी के अर्निंग विजिबिलिटी वहाँ पर है 2-3 साल के लिए। तो ये आपको समझना पड़ेगा, आपको ये डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा कि स्टॉक का पी हाई क्यों होता है और स्टॉक का पी लो क्यों होता है। दिस इज़ नॉट एन ग्रेट साइन। अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई लो पी स्टॉक है और ऑब्वियसली वहाँ पर अर्निंग्स की विजिबिलिटी नहीं है, अर्निंग्स का मोमेंटम नहीं है, तो आपका पोर्टफोलियो अच्छा नहीं करेगा। दूसरी गलती जो लोग बहुत बार करते हैं कि एक स्टॉक मैंने ले लिया, उसको 3 साल वहाँ पे ही रखते हैं, उसमें ना एडिशन करते हैं ना उसमें चेंजेस करते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैंने एक डेटा सेंटर का स्टॉक लिया था। मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स या यूट्यूब पे जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, मैंने इस स्टॉक के बारे में बहुत बार बात की थी। लास्ट ईयर में $70-80 में स्टॉक था, अभी स्टॉक है 286। तो लगभग मेरे बाइंग प्राइस से वो 3x हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने 80 पे बाई किया तो जब 140 आया, 130 आया, जब 100 के ऊपर वो एक 95 के ऊपर आया था तब मैंने ऐड नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि ये कंपनी 140-150% से ग्रो कर रही है। अगर एआई अच्छी तरीके से आएगा तो डेटा सेंटर की डिमांड बढ़ेगी एंड दिस कंपनी हैज़ अ वैरायटी ऑफ अ रेवेन्यू स्ट्रीम अवेलेबल। तो मैं क्या करता गया, मैंने 100 पे भी बाई किया, मैंने 120 के ऊपर भी बाई किया। तो जब स्टॉक ऊपर जाता है तो अगर स्टॉक के फंडामेंटल और अच्छे चले जाते हैं, अच्छे होते जाते
दिखाते हैं मैं वहाँ पर अपने स्टॉक में ऐड करता रहता हूँ। वही मैंने टाइमेक्स में जो इंडिया में स्टॉक है वहाँ पर किया। दूसरा एक एग्जाम्पल की बात देता हूँ, अभी माइक्रॉन में एक डिप आया था, अगर किसी ने देखा होगा तो 720 के लेवल माइक्रॉन में एक डिप आया था। आप सभी को पता है कि एआई के इस युग में मेमोरी की जो प्राइसेस है वो बहुत बढ़ रही है। मेमोरी की प्राइसेस क्यों बढ़ रही है? क्योंकि वहाँ पर डिमांड सप्लाई का प्रॉब्लम है, मतलब सप्लाई इतनी है नहीं है मेमोरी की अवेलेबल। अगर बहुत सारी चीज़ों को अपग्रेड करना है तो हाई मेमोरी बैंडविड्थ लगेगी, तो मेमोरी के प्राइस सप्लाई ना होने की वजह से ऊपर की तरफ जाएंगे। और उसमें 2-3 ही प्लेयर है जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो जिसमें सबसे नंबर 1 प्लेयर है माइक्रॉन। अभी किसी को लगेगा यार माइक्रॉन तो बहुत भाग चुका है, मतलब 300 के लेवल से डबल हो चुका है, अभी यहाँ से नीचे गिरेगा। लोग हमेशा यही बोलते रहते हैं कि एआई का बबल है, ये फूटेगा, ये करेगा, वो करेगा, बट दिस इज ऑल नॉनसेंस टॉक। अगर वो कंपनी अपने कंपनी का जो अगर आप सीईओ जो है उसका संजय मल्होत्रा, उसका पर आप सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि मेमोरी की जो डिमांड है वो आगे कंटिन्यू रहने वाली है। इलॉन मस्क ने भी कहा था कि मेमोरी इज अ बॉटलनेक फॉर टुडेज वर्ल्ड। तो मैंने 700 के ऊपर भी बाई किया था एंड द स्टॉक इज अराउंड लाइक 1150। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हर एक स्टॉक में आपको ऐसा करना चाहिए, बट ऐसे स्टॉक में जहाँ पर आपको लग रहा है, आपको नजर आ रहा है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है, नंबर्स आने वाले समय में अच्छे लगने वाले हैं, तो वहाँ पर मैं बिल्कुल वहाँ पर ऐड करूंगा। और एक एग्जांपल लेता हूं, एथर एनर्जी जो इंडिया में एक 2 व्हीलर ईवी का काम करती है। वो स्टॉक अगर आप देखोगे, मैंने इसके ऊपर वीडियो बना था कुछ 3-4 साल पहले, तो मुझे यूट्यूब के ऊपर कमेंट आया था ये तो ऑल टाइम ऊपर के स्टॉक है, आप क्यों उसको बता रहे हो? अगर कोई स्टॉक नीचे है तो मुझे बताइए। लेकिन मैंने उसमें कमेंट करते हुए यही कहा था कि अगर आपको ये समझना पड़ेगा स्टॉक अगर ऊपर जा रहा है तो ऊपर क्यों जा रहा है। आपको हमेशा इन्वेस्टिंग की जर्नी में ऊपर जाते हुए स्टॉक को लेना है, भले ही आपको महंगा नजर आए, लेकिन महंगा हमेशा महंगा हो जाता है और जो चीप है और वो और चीप हो जाता है। सो यू नीड टू डिफरेंशिएट टू यू कि क्यों ये ऊपर की तरफ जा रहा है। मैं वापस आता हूं एथर एनर्जी के ऊपर। एथर एनर्जी इंडिया में अगर आप देखोगे 2 व्हीलर सेगमेंट्स में अभी भी ये प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है, लेकिन अभी आने वाले समय में वो ईबिटा पॉजिटिव की तरफ, उसकी ट्रैजेक्टरी देखो, पहले कितना लॉस करती थी ईबिटा लेवल के ऊपर, अभी कितना पॉजिटिवली उसमें ऐड कर रही है। और आने वाले समय में 2027-28 में मुझे लगता है वो पैट प्रॉफिटेबिलिटी दिखा दे। क्यों दिखा दे? क्योंकि अगर ईवी के नंबर्स आप देखो तो 100% के ऊपर से अपने ईवी वॉल्यूम्स को ग्रो कर रही है। उनका गाइडेंस है कि 75 एक्सपीरियंस सेंटर्स खोलेंगे, उनको उन्होंने खोल दिया है। दिल्ली में अगर देखो तो किसी को पता हो तो इसके ऊपर में मैंने वीडियो बनाया था कि दिल्ली की सरकार ने कहा है कि अगले 2 सालों में जो भी नए रजिस्ट्रेशन होंगे 2 व्हीलर्स में वो ईवी होंगे। और ईवी में सबसे बड़ा प्लेयर है वो है एथर एनर्जी, अपने वॉल्यूम्स को अच्छी तरीके से गेन कर रहा है। उनके मंथली अपडेट जाके देखो, जहां पर जिस तरीके से वॉल्यूम्स को वो ग्रो कर रहा है, ओला के कंपैरेटिवली जहां पर सर्विस का इशू था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, तो वॉल्यूम मतलब मार्केट शेयर की बात करो, पहले तो सिंगल डिजिट मार्केट शेयर हुआ करता था, अभी कुछ 17% का मार्केट शेयर वो बिलोंग करते हैं। चाइना का जो 15 बिलियन, चाइना मुझे लगता है 50-60 बिलियन का कुछ ईवी में सेल करता है, तो इंडिया में अभी कुछ 10-12 बिलियन का ही सेल है। तो वहां पर ग्रोथ ऑफ रनवे है। और जो ये ईरान और इसराइल का युद्ध था उसकी वजह से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि पेट्रोल को थोड़ा सा कम यूज़ करो, कम कंज्यूम करो, क्योंकि इंडिया डिपेंडेंस है ऑयल एनर्जीज़ के ऊपर, क्रूड ऑयल के ऊपर। तो ऑब्वियसली इंडिया में आप देखो कि जितना ज़्यादा पेट्रोल महंगा होता चला जाएगा, लोगों का इंक्लिनेशन टुवर्ड्स बाइंग द ईवी इज गोइंग टू बी द हाई। इसीलिए मैंने वहाँ पर 900 में अपने स्टॉक को ऐड किया, 700 में ऐड किया, 800 में ऐड किया। मैंने ये नहीं सोचा कि ये स्टॉक यहाँ से गिर जाएगा, यहाँ से हो जाएगा। जब गिर जाएगा तब देखेंगे, दैट्स नॉट एन इशू। एज लॉन्ग एज कंपनी इज परफॉर्मिंग वेल, एज लॉन्ग एज कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, मैं उसमें ऐड करता चला जाऊंगा। हाँ, एक ज़माना आएगा, एक समय आएगा जहाँ पर वो थ्रेशोल्ड हिट करेगा, लेकिन वो नीचे भी जाएगा 10%, तो वहाँ पर मैं अपना स्टॉक कट भी करूँगा। तो वो आपको इंपॉर्टेंस है, वो आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है और वहाँ पर आप ऐड नहीं कर रहे हो, जो स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है वो आप उसमें ऐड कर रहे हो। मेरे पोर्टफोलियो में इंडिया में एक स्टॉक है जिसका नाम है EFC, जो ये फ्लेक्सिबल वर्किंग स्पेस में काम करता है। वहाँ पर क्या हो रहा है देखो, स्टॉक का फंडामेंटल अच्छा है, लेकिन ये कंपनी जो है फ्लेक्सिबल वर्किंग स्पेस में काम करती है, तो ऑब्वियसली वो IT के सेक्टर्स के ऊपर बहुत सारा डिपेंडेंट होती है, जैसे वीवर्क हो गया, AWFIS मतलब ऑफिस सॉल्यूशंस हो गया। तो ये सारी कंपनियां जो है IT इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। लोग अभी फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस को अपना रहे हैं, लेकिन AI के आने की वजह से इंडिया का पूरा IT सेक्टर्स के स्टॉक को देखो, वहाँ पर थोड़ी सी डिक्लाइन आई है। लोगों को लगने लगा है कि अगले आने वाले समय में इनकी ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी कि नहीं। विप्रो जो गाइडेंस देता है -2% का गाइडेंस देता है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं निगेटिव
नेगेटिव फैक्टर्स हैम्पर करती है। ईएफसी के नंबर्स अच्छे आते हैं, लेकिन ये जो सेक्टर्स है जहाँ पर रियल एस्टेट के सेक्टर्स है, अभी इंडिया में बारिश नहीं हो रही है तो लोगों का कहना है कि मुंबई में थोड़ा सा अभी वाटर में कटौती की थी, रियल एस्टेट में प्रॉब्लम्स आएंगे, तो इन सारी चीज़ों की वजह से इस स्टॉक के ऊपर एक हैंगओवर बना हुआ है। अभी मैंने जो स्टॉक लिया था वो 300 के ऊपर लिया था, अभी स्टॉक का वैल्यू है कुछ 180 190 के ऊपर चल रहा है। तो वहाँ पर मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपनी पोजीशंस को जैसे जैसे स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है थोड़ा सा कट भी कर रहा हूँ या कंटिन्यू कर रहा हूँ, मतलब उसमें ऐड नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम कीपिंग द सेम पोजीशन, और समटाइम इफ आई सी द बाउंस बैक आई विल एग्जिट सम ऑफ माई पोजीशन बट नॉट एंटायरली, एंड देन आई विल कंटिन्यू टू सी कि किस तरीके से फंडामेंटल्स उभरते आ रहे हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी स्टॉक में अगर आपकी पोजीशन नीचे जा रही है, स्टॉक का प्राइस आपको कह रहा है कि वो नीचे जा रहा है, स्टॉक का फंडामेंटल्स और सिनारियो उस तरीके से बन रहा है कि स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है, सो यू शुड नॉट ऐड दोज कंपनीज। ये जो बहुत बड़ा मिथ है इंडियन, मतलब मुझे लगता है कि इंडियन मेंटालिटी ऑफ द रिटेलर्स में, जब कभी भी मैं यूएस के रिटेलर्स को फॉलो करता हूँ, वो मतलब ऐसे स्टॉक में पोजीशनिंग करते हैं जिसमें अच्छी ग्रोथ हो, अर्निंग विजिबिलिटीज़ हो, जहाँ पर मैनेजमेंट अपना गाइडेंस बढ़ा रहा हो, जहाँ पर कैपेक्स के नए नए हुंकार लगाए जा रहा हो मैनेजमेंट, तो वहाँ पर कंपनियाज में लोग ऐड करते हैं। लेकिन इंडिया में उसका उल्टा है, म्यूचुअल फंड वाले लोग टीवी पे आते हैं एंड आपके समय में मतलब बहुत ही कुछ बकवास कहानी बता देते हैं कि एआई में, यूएस में एआई का जो बबल है वो नीचे की तरफ जा रहा है और यहाँ पर बबल फूटेगा। हाँ, लेकिन पैसा तभी बनेगा जब बबल क्रिएट होगा। अगर बबल ही नहीं हुआ तो ऑब्वियसली हाउ कैन यू मेक द मनी। जैसे मैं स्पेस सेक्टर्स की बात करता हूँ, यूएस में आप देखो इलॉन मस्क की अपनी कंपनी ने स्पेसएक्स को लॉन्च किया, तो स्पेसएक्स का लॉन्च किया 180 के ऊपर, 150 के ऊपर लिस्टिंग हुई, मैंने वहाँ पर भी बाई किया। मुझे लगता था कि थोड़ा सा एक शार्क एब्सॉर्प्शन आएगा मार्केट में, मार्केट ऊपर गया 230 220 के लेवल, मैंने थोड़ा सा सेल भी किया वहाँ पर। वो इसलिए है कि नंबर 1 कंपनी है इन टर्म्स ऑफ द स्पेस एक्स में। एज फार एज मी कंसर्न, आई हैव हाईएस्ट पोजीशन इन रॉकेट लैब, बट इट वाज जस्ट ट्रेडिंग पोजीशन फॉर मी, जस्ट अ स्मॉल गेन बिकॉज आई वांटेड टू हैव अ पोजीशन इन स्पेस एक्स। तो वहाँ पर दुनिया उस तरफ जा रही है कि इलॉन मस्क बोल रहे हैं कि एक समय में ऊपर हम मैन को वहाँ पर लेके चले जाएंगे, वहाँ पर एक दुनिया बसाएंगे मार्स के ऊपर। तो वहाँ पर ये कंसेप्शुलाइजेशन चल रहा है। लेकिन इंडिया में क्या चल रहा है, एआई का बबल है, यूएस का बबल फूटेगा, यूएस के स्टॉक 50% गिर जाएंगे, 60% गिर जाएंगे। अब जब गिरेंगे तब गिरेंगे, जब अभी मोमेंटम चल रहा है तो उसमें पैसे बनाओ, बात खत्म है। और जब मैनेजमेंट के कॉन कॉल्स आते हैं तो वहाँ पर मैनेजमेंट बोलता है कि हम कितनी ग्रोथ कर रहे हैं। वहाँ पर यूएस में ऐसी कंपनियाँ जो 500% से ग्रो कर रही है, इंडिया में भी बहुत सारी अच्छी कंपनियाँ हैं। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि आप इंडिया में इन्वेस्ट करो, नहीं तो यूएस में इन्वेस्ट करो। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मैनेजमेंट अपने कॉन कॉल में अपने नंबर्स, जो क्वार्टरली नंबर्स आते हैं, वहाँ किस तरीके से अर्निंग की विजिबिलिटी दे रहा है, मैनेजमेंट अपना कैपेक्स किस तरीके से बढ़ रहा है, गाइडेंस किस तरीके से दे रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर वो उसको एग्जीक्यूट कर रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं चाहिए मुझे ईपैक प्रेफरेबल जैसा वो जो कंपनी जो उन्होंने कहा था कि हम इतना बड़ा कुछ रेवेन्यू करेंगे, जब नंबर आया तो बहुत फीका था, तो उस तरीके से नहीं चाहिए। लेकिन मुझे ऐसी कंपनियां चाहिए जो अपने जो कॉन कॉल में बोला है उसको कंटिन्यू करती है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपको समझने पड़ेंगे, क्योंकि मैं बहुत बार देखता हूँ लोग एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा बैंक, उनकी स्टोरी खत्म हो चुकी है। आपको पास्ट में नहीं रहना है, आपको फ्यूचर में रहना है। फ्यूचर इज डिफाइंड एज एन इन्वेस्टर, यू शुड नॉट गो इन टू द पास्ट लाइक एचडीएफसी ने इतने पैसे बनाए, कोटक महिंद्रा बैंक ने इतने पैसे बनाए, या मतलब टीसीएस ने इतने पैसे बनाए, वो तो पास्ट हो गया। इंपॉर्टेंट फैक्टर इज लुक अहेड ऑफ यू। मेरे पोर्टफोलियो में एक कंपनी है, नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन ऑन द कंपनीज दैट आई एम डिस्कसिंग हियर। मेरे पोर्टफोलियो में अच्छा खासा अलोकेशन है, उसका नाम है शैडोफिक्स। मैंने रिसेंटली ऐड किया था कुछ 1-2 क्वार्टर पहले। तो शैडोफिक्स क्या करती है कि आपके जो एक्सप्रेस डिलीवरीज है वो आपके पास लाने का काम करती है। फॉर एग्जांपल इंडिया में बहुत सारे ब्रांड अभी बढ़ रहे हैं और ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ रहा है, एआई का यूज़ आ रहा है, लोग वेबसाइट बना रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को वहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं, और लेकिन प्रोडक्ट को वो मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन से आपके अगर घर तक पहुँचाने का काम है वो बेसिकली शैडोफैक्ट जैसी कंपनी करती है। तो मतलब एक्सप्रेस कुरियर का ज़माना है जहाँ पर 24 to 48 आवर्स में आपके घर में वो सामान पहुँचा दिया जाता है, छोटा सामान हो बड़ा सामान हो। अगर मान लो कि आपको फर्नीचर फ्रॉम अगर पुणे में फ्रॉम कॉर्नर ए टू कॉर्नर बी पहुंचाना है तो उसमें वो शैडोफैक्स काम करता है। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, अनऑर्गेनाइज जो स्पेस है उसको कन्वर्ट कर रहा है ऑर्गेनाइज प्लेयर्स में। तो शैडोफैक्स एक ऑर्गेनाइज प्लेयर है, वो अनऑर्गेनाइज का मार्केट शेयर खींच
आए अपने साथ। ऑब्वियसली जब जोमेटो है, अमेजोन नाउ आया है, अभी अमेजोन नाउ के साथ उन्होंने अभी डाइलअप किया है, तो ये कंपनी बेसिकली क्या करती है, डिलीवरी का काम करती है। मतलब अभी मान लो कि जोमेटो के ऊपर कोई मतलब रेन का सीज़न आ गया तो उसको जोमेटो को बहुत ऑर्डर्स आते हैं और उनको कंटेन करना मुश्किल हो जाता है, तो डिलीवरी फ्रीट उनके पास अवेलेबल है, तो वहाँ से वो ड्राइवर मंगवाते हैं और उनसे वो काम कराते हैं। तो बेसिकली इनका 75% ऑफ द बिजनेस आता है कहाँ से, आपका एक्सप्रेस पार्सल डिलीवरी से। तो ऑब्वियसली यहाँ की जो डिमांड है, इंडिया में आप देखो कि इंटरनेट का पेनिट्रेशन अभी टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में उतना नहीं है, लोग अभी इतना ऐप यूज़ नहीं करते हैं। एक ज़माना आएगा, एक समय आएगा जहाँ पर बहुत सारे लोग यूएस की तरह ऑनलाइन डिलीवरीज मंगाएंगे बहुत सारी चीज़ों के लिए। ये ब्लिंकिट आ गया है, वो तो गेम ही चेंज हो गया है। तो ऑब्वियसली ये डिलीवरी पार्टनर्स जो है या डिलीवरी कंपनियाँ जो है, जहाँ पर हमारे इंडिया में कुछ डिलीवरी करके कंपनी है और दूसरी कंपनी है शैडोफैक्स। लेकिन शैडोफैक्स जो है उसके मैनेजमेंट का कॉन्कॉल आप पढ़ो, उसमें समझ आएगा वो 15-20 मतलब 15 नहीं, मुझे लगता है 30% से तो आराम से ग्रो करने की बात करता है और वो विजिबिलिटी भी वहाँ मुझे नज़र आती है। उस सेक्टर में एक टेलविंड भी मुझे नज़र आता है। तो ऑब्वियसली उसका स्टॉक अभी देखो 222 के ऊपर पड़ा है। यहाँ पर कभी भी डिप आती है मैं उसको और बाय करता हूँ। उसका रीज़न वही है क्योंकि मुझे समझ आता है कि यहाँ पर आगे आने वाले समय में अगर मैं महंगा बाय करूँ तो ये पता नहीं कब स्टॉक 1000 के ऊपर चले जाएगा। या स्टॉक में टेलविंड भी है। एथर एनर्जी अभी कुछ QIP किया है। QIP किस लिए किया है? ग्रोथ के लिए किया है। उनको पैसे चाहिए, स्टॉक थोड़ा सा नीचे आया है। आई थिंक इट्स अ ग्रेट साइन बिकॉज द मार्केट इज गोइंग अहेड ऑफ इट। एंड एथर एनर्जी 2 व्हीलर EV स्पेस में बहुत अच्छा काम करेगा। टाइमेक्स में भी वही बात है। तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर अच्छा काम कर रही है। तो आपको अच्छे कामों को अवॉर्ड करना है, अच्छे कामों को अवॉर्ड करना है, ना कि बुरे कामों को आपको पनिश भी करना है। कभी कभी मेरे पोर्टफोलियो में सेलेक और गैजेट्स करके कंपनी हुआ करती थी जिसमें मैंने बहुत सारा पैसा खोया बिकॉज मैंने जब बाई किया था एंड आई वाज लाइक जस्ट होपिंग कि हाँ AC की डिमांड बढ़ेगी, फिर ये होगा, फिर वो होगा। तो ऑब्वियसली मैंने 50% डाउन में वो स्टॉक को बेचा है। उसका रीज़न वही था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत समय तक उस स्टॉक को लेके बैठा, लेकिन एक दिन आया लेकिन मैंने बेच दिया एंड मुझे पता नहीं कि वहाँ से स्टॉक गया ऊपर एंड ऑल दैट स्टोरी। बिकॉज 100% ग्रो करने वाली कंपनी 50% ग्रो करने वाली हो गई। उसके ऊपर थोड़े से इशूज़ भी चल रहे, कोर्ट के केसेस भी चल रहे थे और थोड़ा सा फ्रॉड का भी केस था। उसकी वजह से मैंने उस स्टॉक को बेचा, लेकिन मुझे रिग्रेट नहीं है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपकी एक प्रोसेस होनी चाहिए। अगर कोई स्टॉक खराब कर रहा है तो आपको उस स्टॉक से निकलना भी होगा। अगर आप ये मेंटालिटी लेके मार्केट में आ रहे हो कि मैंने एक स्टॉक लिया है, वो बुरा कर रहा है और मैं उसको लेके चिपका रहा हूँ, तो ऑब्वियसली यू विल नॉट एबल टू मेक द मनी। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर स्टॉक में कोई बुराई हो रही है तो आपको उस स्टॉक के ट्रिम भी करना है। मैं जीना सिको का एग्जांपल देता हूँ। जीना सिको के नंबर्स आए थे ये मुझे लगता है Q4 के, तो उसमें क्या हुआ था आपने समझ आया कि ग्रोथ जो है वो थोड़ी सी हैम्पर थी, मार्जिन थोड़े से डिक्लाइन थे। Q4 के नंबर उतने अच्छे नहीं थे जितने वो कंपैरेटिवली पास में दिया करता था। स्टॉक में क्या हुआ, 20% का डाउन सर्किट लगा था। उसके ऊपर जो बाउंस आया था मैंने वहाँ पर अपने स्टॉक को ट्रिम भी किया है। वो क्यों किया? क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि आचार्य मनीष, थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि Q1 में उन्होंने बोला है कि नहीं हम अच्छा करेंगे, अगर अच्छा होगा तो मैं फिर ऐड करूँगा। लेकिन अभी के सिचुएशन से लग रहा है कि नंबर्स खराब आए, मार्जिन में थोड़ा सा डिप्रिसिएशन था। ये जो ईरान और US के युद्ध के चक्कर में बहुत सारे लोग उसके पेशेंट नहीं आए, तो थोड़ा सा सही नहीं लगा मुझे एंड दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन। मैंने स्टॉक को ट्रिम किया। भले ही 20% डाउन सर्किट के बाद 1-2 ऊपर सर्किट लगे थे, मतलब अच्छा ऊपर गया था मार्केट और फिर नीचे आया। इसीलिए यू नीड टू हैव अ प्रपोजिशन कि नंबर्स अगर आपको खराब लग रहे हैं तो स्टॉक कहीं भी चले जाए। यू नीड टू फोकस ऑन द बिजनेस, यू शुड नॉट फोकस ऑन द चार्ट ऑन द मोस्ट ऑफ द टाइम। येस, आई ऑल्सो लुक इनटू द 200 EMAs एंड वीकली EMAs एंड ऑल दैट, बट दैट्स व्हेन आई एम ट्राइंग टू पुट एन स्विंग ट्रेड काइंड ऑफ अ सिचुएशन। बट बहुत बार मैंने ऐसा देखा है, बहुत ज़्यादा पैसा जो है फंडामेंटल बिजनेस एनालिसिस से बनता है। टाइमेक्स का स्टॉक अभी 518 के लेवल के ऊपर है। वो इसीलिए है क्योंकि कंपनी ने Q4 में अच्छा परफॉर्म किया है, Q1 में टेलविंड अच्छी है और इंडिया में ये जो घड़ी का मार्केट है वो एक्सपांड करता चला जा रहा है, लोगों को बहुत पसंद भी आ रहा है एंड वो नए नए प्रोडक्ट को वो अपने साथ लॉन्च कर रहे हैं टाइमिक्स का ग्रुप। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स इन द मार्केट। यू शुड नॉट बी हैव अ रिजिड मेंटालिटी कि मैंने स्टॉक बाय किया है तो अच्छा ही करता जाएगा। अगर मुझे लगता है कि V2 रिटेल जो मेरा स्टॉक है पोर्टफोलियो में, मुझे ऐसा लगता है कि वो ख़राब कर रहा है तो मैं उससे निकल भी जाऊँगा। आई मीन आई डोंट हैव, वी हैव नॉट मैरिड अबाउट द स्टॉक। हमने कहीं किसी के साथ ऐसा कोई ये नहीं किया है कि हमें रहना ही रहना है। सो यू नीड टू ट्रिम योर पोजीशन डिपेंडिंग ऑन हाउ यू लुक इनटू द बिजनेस फंडामेंटल। तो यही था एक शॉर्ट वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो, होप यू लाइक माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच गाइज।